नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से, जहां उन्होंने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब उत्तराखंड में बहुमत हासिल करने के बाद सबकी निगाहें नई सरकार के गठन पर लग गई हैं। लेकिन बीजेपी हलकों में ये चर्चा है कि नई सरकार के गठन में कुछ देरी हो सकती है। इसका कारण होलादृष्ट माना जा रहा है। दरअसल 10 मार्च से होलादृष्ट लग चुका है और अगले 8 दिन तक होली तक रहेगा। साथ ही पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं ने भी ऐसे आसार जताए हैं कि होलाष्टक के साथ ही इस कारण से अब सरकार के गठन में देरी हो सकती है। बता दें कि माना जाता है कि होलाष्टक के दौरान कोई भी शुभ या मंगल कार्य नहीं किया जाता। उधर बृहस्पतिवार को चुनाव परिणाम आने के बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसी के साथ ही उन्होंने मंत्रिपरिषद के सदस्यों का भी इस्तीफा राज्यपाल को दिया। इससे पहले धामी ने राज्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक की और सबका धन्यवाद किया। उसके बाद ही वो 4 मंत्रियों के साथ राजभवन चले गए। राज्यपाल ने इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया और नई सरकार के गठन तक मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों को कार्यवाहक जिम्मेदारी देखने को कहा है। पार्टी सूत्रों का यह कहना है कि बृहस्पतिवार को नतीजे आने के बाद अलग अलग राज्यों में सरकार के गठन को लेकर कोई विस्तृत चर्चा नहीं हुई है। महज उत्तराखंड के लिए गोयल और प्रधान के पर्यवेक्षक बनाने का फैसला किया गया और नतीजे के दूसरे ही दिन पीएम और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ही गुजरात पहुंच गए। ऐसे में इनके वहां से लौटने के बाद भी संभव है कि रविवार को अलग अलग राज्यों में सरकार के गठन और शपथ की तारीख चर्चा की जाएगी। तो वहीं विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की हार के साथ ही उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलों का दौर भी शुरू हो गया है। हरीश की यह उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। उनके राजनीतिक भविष्य के साथ ही उनके मुद्दों पर भी बहस शुरू हो गई है, जिन्हें वो उठाते रहे हैं। हरीश की माने तो वो इस पर मंथन करेंगे। आगे क्या करेंगे ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जो भी करेंगे नई पारी ग्रास रूट से शुरू करेंगे। फिलहाल वो जनादेश को स्वीकार करते हुए हार की जिम्मेदारी लेते हैं। हरीश रावत ने पार्टी को यह भी बताया कि चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष उन्हें बनाया गया था। अघोषित तौर पर वो सीएम पद का चेहरा भी थे, लेकिन इस बार भी भाजपा की आंधी में वो लाल कुआं का किला नहीं बचा पाए। वो साल 2017 में 2 सीटों से अपनी हार का बदला लेना चाहते थे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। हरीश की माने तो अब इन बातों पर मंथन करने का समय आ गया है कि जिन मुद्दों को उठा रहे थे, क्या वो उत्तराखंड की जनता के वास्तविक सवाल हैं भी या नहीं। हरीश ने कहा है कि उन्होंने उत्तराखंडियत के मुद्दे उठाए। उन्होंने रोजगार, भ्रष्टाचार, गैस संरक्षण का मुद्दा उठाया और वहां पर राज्य के चकबंदी की बात भी की। लेकिन उसके लिए मैं आप सभी कार्यकर्ताओं, साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक बार फिर से राजनीतिक स्थिति में स्थायित्व आ जाएगा और लोगों का ध्यान अपने दैनिक कार्यों में आ जाएगा, तो मैं लाल कुआं क्षेत्र के लोगों को धन्यवाद देने के लिए पहुंचूंगा। हरीश रावत ने आगे ये भी कहा कि विजयी प्रत्याशी को बधाई और शुभकामनाएं। और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद शुक्रवार को विजयी प्रत्याशी मंदिरों में मत्था टेकने पहुंचे। दिन भर विजेता प्रत्याशियों और उनके समर्थकों ने जश्न मनाया। साथ ही कोटद्वार विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी विधायक ऋतु खंडूडी की जीत से उत्साहित भाजपाइयों ने शहर को लेकर बाबर तक विजय जुलूस निकाला। जीत का जश्न मनाया गया। ढोल नगाड़ों पर थिरके भाजपाई और भगवा गुलाल उड़ाया गया। नवनिर्वाचित विधायक ऋतु खंडूडी ने नगर में व्यापारियों और लोगों के संपर्क के साथ उनका आभार जताया है। साथ ही मालवीय उद्यान में कार्यकर्ताओं ने नवनिर्वाचित विधायक ऋतु खंडूडी का फूल मालाओं और होली मनाकर स्वागत किया। इस दौरान श्रीनगर विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने के बाद उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत शुक्रवार को सेम नागराजा भवन के दर्शन करने लबगांव पहुंचे, जहां पर नागराजा के पशवा विश्वेश्वर प्रसाद सेमवाल के घर के पास स्थित नागराजा भवन मंदिर में उन्होंने 1 घंटे तक पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। और उधर टिहरी के नवनिर्वाचित विधायक किशोर उपाध्याय ने राजराजेश्वरी मंदिर में जालेड़ पहुंचकर आशीर्वाद लिया। तो वहीं नई टिहरी, बादशाही थौल, रानी चौरी में जनसंपर्क कर मतदाताओं का आभार भी जताया गया। शुक्रवार को विधायक उपाध्याय
महाराज राजेश्वरी का आशीर्वाद लेने जलेड पहुंचे और किशोर उपाध्याय ने कहा कि विकास के मामले में वो दलगत राजनीति को कभी आड़े नहीं आने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास की नीति पर ही काम करेगा। इस दौरान उनकी पत्नी सुमन उपाध्याय और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लालकुआं से चुनाव हारने के बाद अपनी बेटी अनुपमा रावत की जीत के बाद हरिद्वार जाएंगे। आपको बता दें, अनुपमा जहां पर जीत गई हैं और वो हरिद्वार में मां गंगा का आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद पिरान कलियार साबिर पाक की दरगाह जाएंगे हरीश रावत। और हरीश रावत अपने फेसबुक पेज पर इस बात की जानकारी साझा करते नजर आए। उन्होंने लिखा कि हरिद्वार के ऋण से वो कभी उत्तीर्ण नहीं हो सकते। हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत ने हरिद्वार ग्रामीण से धामी सरकार के कद्दावर मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद को 4,472 वोटों से पराजित कर जीत हासिल की। और इसी सीट से 2017 में हरीश रावत खुद स्वामी यतीश्वरानंद से चुनाव हार गए थे। 2022 के चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लालकुआं से भाजपा के मोहन सिंह बिष्ट से चुनाव हारे हैं। खुद की हार और बेटी की जीत के बाद अब हरीश रावत शनिवार को हरिद्वार जाएंगे। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि हरिद्वार ग्रामीण से अनुपमा की जीत बहुत बड़ी संजीवनी है। इसके लिए हरिद्वार ग्रामीण की जनता और हरिद्वार वासियों का आभार व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। उन्होंने ये भी लिखा कि शनिवार को मां गंगा के तट पर पहुंचकर हरिद्वार की जनता जनार्दन को धन्यवाद करेंगे। हरीश रावत ने लिखा है कि जिस समय भी मुझे हौसले और सहारे की जरूरत होती है, हरिद्वार मेरे साथ खड़ा हो जाता है। 2009 में भी हरिद्वार मेरे साथ खड़ा हुआ था। हरिद्वार ने राजनीतिक जीवन यात्रा को उत्तराखंड में इतना आगे बढ़ाया है। मां गंगा के आशीर्वाद लेने के बाद साबिर पाक की दरगाह जाएंगे और साबिर साहब ने हमेशा हिम्मत और सहारा दिया। उन्होंने ये भी लिखा है। और समुद्र तल से करीब 3,200 मीटर ऊंचाई पर भारत और चीन और नेपाल सीमा पर स्थित गुंजी में 100 फुट ऊंचा तिरंगा लहराया जाएगा। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शीघ्र ही जिला प्रशासन जिला योजना में करीब 45 लाख रुपए की लागत से वहां पर तिरंगा स्थापित करेगा। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुंजी त्रिकोणीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा हुआ है। ऐसे में कैलाश मानसरोवर यात्रा के इस अहम पड़ाव पर यात्रियों के स्वास्थ्य की जांच की जाती है। भारत चीन व्यापार के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंडी भी गुंजी में ही है और इसी गांव के लोग शीतकाल में भी घाटियों की ओर बहुत कम प्रवास करते हैं। 2 साल पहले यहां पर सड़क से भी जुड़ा हुआ था, जिसे सड़क से जोड़ा गया। और डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया है कि जल्द ही झंडा स्थापित करने का कार्य शुरू किया जाएगा। इसके लिए चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से सामान भेजा जाएगा। जिला मुख्यालय के वरदायिनी मंदिर के पास 100 फुट ऊंचा झंडा स्थापित किया जा चुका है। निवर्तमान सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका शुभारंभ किया था और ये झंडा मुख्यालय के साथ ही बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दरअसल जिला मुख्यालय में ये एक नया सेल्फी पॉइंट बनकर उभर रहा है। और जेस्को इंफ्राटेक के 2 मजदूरों की मधुगंगा में नहाते समय बहने से मौत हो गई है। मृतकों के शव को बरामद कर पुलिस ने पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही इस घटना के बारे में मृतकों के परिजनों को भी सूचित कर दिया गया। दरअसल शुक्रवार की शाम को लुकमान और मोहम्मद फैसल राणा मधुगंगा में नहाने गए थे। इस दौरान एक युवक का पैर फिसल गया, जिससे वो नदी में बहने लगा। उसे बचाने के लिए जब दूसरे शख्स ने प्रयास किया तो वो भी उसके साथ ही बहने लगा और अनियंत्रित होकर नदी के तेज बहाव में वो बह गया है। लगभग शाम 5 बजे आसपास के लोगों ने नदी के जो लोग थे उनके द्वारा नदी से 2 लोगों के बहने की सूचना पर थानाध्यक्ष रविंद्र कौशलमय फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। साथ ही पुलिस के जवानों द्वारा स्थानीय युवाओं की मदद से घटनास्थल से करीब 200 मीटर की दूरी पर दोनों युवकों को नदी से बाहर निकाला गया। इसमें मोहम्मद की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जबकि लुकमान को सांसें चलने के बाद वहां पर 108 की मदद से पीएचसी की मठ ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि थानाध्यक्ष कौशल ने बताया है कि शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग भेज दिया गया है। साथ ही परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है।
और राजस्थान से गंगा स्नान के लिए आ रहे श्रद्धालुओं की एक कार हादसाग्रस्त हो गई है। इस दुर्घटना में पिता और बेटे की जान चली गई, जबकि एक महिला समेत 5 लोग घायल हो गए हैं। उन्हें अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया जा चुका है। सुबह बडेडी राजपूताना में दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर स्कॉर्पियो के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सामने आई थी। इस स्कॉर्पियो में सवार पिता और बेटे की मौत हो गई, जबकि कार सवार 5 अन्य लोग घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि 5 घायलों को उपचार के लिए भूमानंद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि थाना अध्यक्ष भादराबाद रणवीर सिंह चौहान ने बताया कि सुबह ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई, जिसके चलते कार आगे चल रही सीटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में घुस गई है। इसमें 30 वर्षीय स्वरूप और उसके 3 वर्षीय बेटे कृष्णा की मौत हो गई। स्वरूप परिचालक सीट पर अपने बेटे को गोद में लेकर बैठा हुआ था। तो वहीं उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का जादू चल गया है। यह M-Y फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में कारगर साबित हुआ। पर भाजपा और योगी आदित्यनाथ की इस बड़ी जीत के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अहम भूमिका बेहद सराहनीय है। आरएसएस ने न केवल पूरे प्रदेश में प्रचार के लिए कई विशेष कार्यक्रम चलाए, बल्कि मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में हिंदू वोट को संगठित करने का भी काम किया। बीजेपी की इस शानदार जीत का शानदार सफर देखिए इस रिपोर्ट में। भारत में चुनाव किसी उत्सव से कम नहीं होते। सभी पार्टियां जोश और खरोश के साथ मैदान में नजर आती हैं और रैलियों में कई जुमले और तंज सुनने को मिलते हैं, पर मेहनत देखने लायक होती है। सियासी पहलू और जनता का रुझान ये तय करता है कि सत्ता किसके पास रहेगी। विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी की बम्पर जीत के पीछे भी कई पहलू माने जा रहे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जनवरी से ही सभी संगठनों को चुनाव की जिम्मेदारी सौंप दी थी। पदाधिकारियों को ये साफ हिदायत दी गई थी कि सभी आपसी मनमुटाव छोड़कर मैदान में उतर जाएं और योगी सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए कई प्लान तैयार किए गए। उत्तर प्रदेश कई मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करने की अपील भी की गई। आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारियों का कहना है कि प्रचार के दौरान किसी पार्टी या उम्मीदवार का नाम नहीं लिया गया, बल्कि राष्ट्र का नाम लिया गया और लोगों से ये कहा गया कि इस बार वोट राष्ट्र के नाम पर दे और मतदाता खुद ही समझ जाते थे। जबकि दूसरे जागरूक मतदाता मंच कार्यक्रम के तहत हम लोगों के घर जाकर उन्हें वोट की अपील करते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने चुनाव के दौरान काशी से लेकर अवध तक और बुंदेलखंड से लेकर मथुरा तक लोक जागरण मंच प्रोग्राम और जागरूकता मतदाता मंच जैसे कई कार्यक्रम जोर और शोर से चलाए। साथ ही लोक जागरण मंच कार्यक्रम के जरिए स्वयंसेवक ने 25 अहम मुद्दों को भी कवर किया था। इसके लिए संघ ने एक विशेष पर्चा भी छपवाया, जिसे लेकर कार्यकर्ता आम लोगों के घर तक पहुंचे थे। इनमें राम मंदिर का संघर्ष और उसके निर्माण और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने वालों को वोट देने की बात कही गई थी। इसके अलावा अपराधियों को जेल में डालने और धर्मांतरण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने वाले दल को वोट देने जैसी अपीलें भी की गयी। पर्चे में काशी विश्वनाथ धाम परिसर का निर्माण और राष्ट्रीयता और ऐतिहासिक महापुरुषों का सम्मान बढ़ाने वाले को वोट देने जैसे मुद्दे रखे गए। इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 और आर्टिकल 35A हटाने वालों को वोट देने जैसी अपील की गई थी। आरएसएस ने न सिर्फ वोट अपील की, बल्कि ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश की कि लोग वोट जरूर करें। यही कारण है कि ये कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को वोट जल्द करने के साथ साथ वोट करने का तरीका भी सिखाया गया। इस दौरान संघ के मुख्य तौर पर राष्ट्रवाद से जुड़े मुद्दों पर लोगों को वोट करने के लिए मनाता रहा। इस बार कोरोना काल और लोगों के लाइफस्टाइल को समझते हुए डिजिटल प्रचार पर भी विशेष जोर दिया गया और संघ ने 2022 के विधानसभा चुनावों में अपना डिजिटल प्रचार प्रसार बढ़ा दिया और उन लोगों के व्हाट्सएप नंबर एकत्रित किए गए जिसने संघ का लगातार मिलना जुलना होता रहा। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से संघ ने लोगों से विचार साझा किए। कार्यक्रमों और वेबिनार के माध्यम से लोगों को एक साथ जोड़ा गया।
तो वहीं आरएसएस ने अपने प्रचार और सरकार के कामों को सोशल मीडिया के जरिए अन्य लोगों तक भी सक्रियता के साथ पहुंचाया। इसी प्रचार के दौरान उन विधानसभा क्षेत्रों पर भी ज्यादा ध्यान दिया गया जहां मुस्लिम आबादी 30% से अधिक है और हिंदू वोट संगठित है। राष्ट्रवाद को नैरेटिव बनाने के लिए समय समय पर अलग अलग शहरों में किसान, महिला और यूथ की संगोष्ठी का आयोजन भी किया जाता रहा। राष्ट्रीय विचार परिषद के बैनर तले एक दिन में कई बड़े बड़े सेमिनार और वेबिनार आयोजित किए गए। लेकिन गौरतलब है कि इस तरह के कार्यक्रमों के मंच पर भाजपा या उम्मीदवारों को नहीं बुलाया गया, न ही मंच पर उनके कोई बैनर या पोस्टर लगाए गए। तो वहीं संघ के सभी बड़े पदाधिकारियों ने जनवरी से ही यूपी में चुनाव की तैयारी करना शुरू कर दिया था। पदाधिकारियों के साथ बैठकर उन्हें चुनाव प्रचार का एजेंडा भी थमा दिया था। इसी दौरान संघ ने ये साफ कर दिया था कि बिना किसी मनमुटाव के सभी संगठनों के लोग अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े लोगों के बीच सरकार की उपलब्धियां लेकर जाएं। विपक्षी दलों की ओर से फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने के साथ साथ राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए भी लोगों से भाजपा को वोट करने की अपील करने को कहा गया। तो वहीं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि आरएसएस ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच, सेवा भारती, विद्या भारती, वनवासी कल्याण, शैक्षणिक महासंघ, संस्कार भारती, भारतीय किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच, दुर्गा वाहिनी, राष्ट्र सेविका समिति को फरवरी के बाद से ही बूथ स्तर तक सक्रिय कर दिया गया था। साथ ही दलित वर्ग को साधने के लिए समन्वयक बनाया गया था जो दलित बस्तियों में जा रहे थे। तो वहीं एबीवीपी की ओर से भी युवाओं के बीच अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि आरएसएस 2024 और 25 में शताब्दी वर्ष मनाने जा रहा है और शताब्दी वर्ष में संघ ने उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत तक संघ की शाखाओं का विस्तार करने समेत कई अन्य योजना बनाई है। देश में हिंदुओं की आस्था के प्रतीक अयोध्या, काशी, मथुरा समेत कई अन्य स्थानों से शताब्दी वर्ष का संदेश पूरी दुनिया में देने की योजना तैयार की है। जानकारों का मानना है कि 2022 का परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव की भी दिशा तय करेगा। संघ का शताब्दी वर्ष भव्यता के साथ मनाया जाएगा और इसी के लिए प्रदेश और देश में भाजपा की सरकार का होना आवश्यक है। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। तो वहीं यूपी में प्रचंड जीत के साथ साथ एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही। तो वहीं लोगों ने भी मोदी सरकार और योगी की जोड़ी को फिर से एक बार प्रदेश की सत्ता सौंप दी है। विपक्ष की लाख कोशिशों के बावजूद लोगों ने बीजेपी को ही चुना और एक बार फिर से यूपी समेत 4 राज्यों में कमल खिलवाया। तो आइए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों का लोगों पर किस तरह से कितना असर हुआ। जो कहा था वो करके दिखाया है। एक बार फिर से यूपी के लोगों ने भगवा लहराया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। होली से पहले ही प्रदेश में होली मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी रैलियों में जैसा कहा था, यूपी के लोगों और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने करके दिखाया है। होली से पहले 10 मार्च को बीजेपी ने होली के रंग से पूरे प्रदेश में रंग भर दिया है। यूपी चुनाव के हर चरण में लगातार यही दिखाई दे रहा है। जो खबरें आ रही है, गौर परिवारवादियों का यूपी की जनता ने पत्ता साफ कर दिया है। 10 मार्च के बाद यूपी के विकास का यह अभियान और तेज किया जाएगा। भाई और बहनों, इस बार की होली 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी।
पूरा यूपी 10 मार्च को ही रंगे वाली होली मनाने वाला है। प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के लोगों और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का बड़े उत्साह से संबोधन करा और सबका धन्यवाद करा। उन्होंने कहा, जैसा कहा था वैसा करके भी दिखाया है। चुनाव के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुझसे वादा किया था कि इस बार होली 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने ये विजय ध्वज फहरा करके इस वायदे को पूरा करके दिखाया है। मैं भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं की भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा, जिन्होंने दिन रात देखे बिना इन चुनावों में कड़ी मेहनत की। हमारे कार्यकर्ता जनता जनार्दन का दिल जीतने में, जनता जनार्दन का विश्वास जीतने में सफल रहे। जहां एक तरफ इस बार विपक्ष बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा था, तो वहीं सबको लग भी रहा था कि इस बार यूपी के चुनाव में अच्छी टक्कर होगी, पर मोदी और योगी के आगे किसी की एक ना चली और उत्तर प्रदेश में बीजेपी पूरी बहुमत के साथ एक बार फिर से सरकार बनाने में कामयाब रही। जैसा मोदी जी ने कहा था, यूपी प्लस योगी इज इक्वल टू उपयोगी, तो लोगों ने धनाधन वोट देकर प्रधानमंत्री की बात को सही साबित कर दिखाया। आज जब उस माफिया पर बुलडोजर चलता है, बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है। तभी आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है, यूपी प्लस योगी, यूपी UPYOGI। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। इससे ये तो साफ जाहिर है कि मोदी और योगी की जोड़ी 1 और 1 11 की जोड़ी है। लोगों में अभी भी मोदी और योगी की लहर कितनी है, इन चुनाव के नतीजों से ये साफ समझा जा सकता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि 2024 के चुनाव में इन दोनों दिग्गजों की जोड़ी क्या कमाल करके दिखाएगी। और इसी रिपोर्ट के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।